हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से खा पी रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस में लगे होंगे। तो जैसे कि कुछ दिन बचे हमारे बोर्ड एग्जाम से, यानी कि एमपी बोर्ड के एग्जाम से अगर अपन देखें तो 6-7 दिन बचे हैं लगभग, और सीबीएसई के एग्जाम्स में देखें तो 15 दिन अपन कह सकते हैं। जैसे 24 को उनका मेन एग्जाम है अकाउंट्स का, राइट। उससे पहले भी कुछ एग्जाम्स हो सकते हैं लोगों के, पर लगभग 10 या 15 दिन तो अपन लेके चल सकते हो। एमपी बोर्ड में अपने पास एक हफ्ता बचे हुआ है। 10 तारीख को उनका पहला पेपर है इंग्लिश का। तो लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, आप लोग सब कुछ प्रिपेयर्ड हो गए, अच्छे से पढ़ लिया होगा, रिवीजन चल रहा होगा, या किसी का कुछ बचा है तो आराम से कवर हो जाएगा, ये मुझे पता है, राइट। उसके बाद अब आते हैं कि जो भी हमने पढ़ा है, इतनी सारी नॉलेज हमने शायद प्रिपेयर्ड कर लिया है, अब उसको प्रेजेंट कैसे करना है ये भी तो देखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि अपन को सब कुछ आता है, अपन बस लिख के आ गए, इसमें तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, आपका एक फ्रेंड है, आपका एक दोस्त है, ठीक है। अब उस दोस्त ने आपसे कम पढ़ा, बहुत कम पढ़ा है, जितना आपने दिन रात लगा के पढ़ा उससे बहुत ज़्यादा कम पढ़ा है, बट उसके परसेंटेज ज़्यादा आ गए, उसके मार्क्स ज़्यादा आ गए। कैसे? आपके क्यों नहीं आ पाए? आपने तो उससे ज़्यादा पढ़ा था। यहाँ पे उसने क्या किया, उसने आंसर राइटिंग को फॉलो किया है। उसे पता है कि आंसर कैसे प्रेजेंट करना है कि जो भी चेकर है उसको सबसे ज़्यादा मार्क्स दे, जो चेकर है वो उससे इम्प्रेस हो जाए। तो यही हमें देखना है कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास उससे ज़्यादा नॉलेज है। इतनी सारी नॉलेज को अगर हम सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे ना, तभी हमें सही आंसर मिलेंगे। अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स की बात कर लें, प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करते हैं। कितनी ज़्यादा डिटेलिंग करते हैं, अलग अलग पेन से लिखते हैं, डेकोरेटिव वे में लिखते हैं, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, प्रेजेंटेबल लगता है, मार्क्स मिलते हैं हमें, राइट। वैसे ही हमें अपने बोर्ड्स की आंसर शीट्स में करना है, क्योंकि जो भी चेकर रहता है उसके पास ढेर सारी कॉपीज़ रहती है। अब इतनी सारी कॉपीज़ में आपने इतना सारा लिखा है ज्ञान, वो एक एक चीज़ तो पढ़ेगा नहीं, वो मेन चीज़ पढ़ेगा, उसको देख के चेक करेगा। तो उसको कैसे भी प्रेजेंटेबल बताना है, यानी कि वो मेन चीज़ जो है उसकी आंखों तक कैसे पहुँचे, वो हमारा काम रहता है। तो वही हम देखने वाले कि हमें जो आंसर राइटिंग पैटर्न है वो किस तरीके से रहने वाली है। ज़्यादा नहीं, कुछ मेन, मतलब आप लोग मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, आपको पता है कि क्या क्या क्वेश्चन ने पूछा है, उसको कैसे आंसर करना है। मैं यहाँ क्या बताने वाला हूँ, उसको आंसर कैसे लिखना है ताकि वो प्रेजेंटेबल बने। कुछ पॉइंट्स हैं, हम उस पर ध्यान देंगे। तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं उस, मतलब क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे। 1 सेकेंड। ओके, हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या फिर आंसर राइटिंग वॉट एवर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एग्ज़ाम हॉल में घुसते से जो भी हमें काम करना है वहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी जो भी मेंटली स्टेटस है हम वहीं से प्रिपेयर्ड होकर चलते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा, यूटिलाइज 20 मिनट टू रीड क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो भी हमें 20-15 मिनट मिलते हैं उसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए यूटिलाइज़ करना है टाइम को। कैसे यूटिलाइज़ करना है? जो भी हमें क्वेश्चन पेपर मिला है हम उसको अच्छे से देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, रीड क्वेश्चन पेपर केयरफुली। उसी पॉइंट पे मैं आने वाला था, तो उसमें ऑलरेडी इतना मतलब सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, तो मैंने सोचा उसको ध्यान दे दें, प्रेजेंटेशन करनी है भाई मुझे भी, ठीक है। तो सबसे मतलब नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा, रीड क्वेश्चन पेपर केयरफुली, यानी कि जो भी क्वेश्चंस आए हमारे एग्जाम्स में, हमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हमें उससे अच्छे से पढ़ना है। कुछ बच्चे होते हैं क्वेश्चन देखा, अरे वाह यार ये वाला तो क्वेश्चन मुझे आता है, मैं अच्छे से कर दूंगा, बट क्वेश्चन ने पूछा कुछ और होता है, हम आंसर कुछ और कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये देखते नहीं वो पूछना क्या चाह रहे हैं। भाई बोर्ड्स एग्जाम का पेपर है, वो घुमा के भी पूछ सकते हैं, तो मैं अच्छे से पेपर को पढ़ना है, एनालाइज करना है, हमने पूछा क्या है हमसे, ठीक है। तो जो भी हमारे 20 मिनट रहेंगे उसमें हमें ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और हम उन क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, ओके। फिर आता है नेक्स्ट, मेक क्वेश्चंस प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर में से प्रायोरिटी बनाना है उन 20 मिनट में, कि हमें क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कहाँ से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमें लास्ट क्वेश्चन तक जाना है, या लास्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1 तक जाना है, वो हमें एट द टाइम डिसाइड करना है 20 मिनट में। क्योंकि जैसे ही 20 मिनट का हमारा टाइम खत्म होगा हमें लिखना स्टार्ट कर देना है, फिर हमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो मेक क्वेश्चंस प्रायोरिटी, यानी कि क्वेश्चंस की जो भी हमें कौन कौन से क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं पहले उसकी प्रायोरिटी बना के रखनी है। फिर आता है अटैम्प्ट ईजी क्वेश्चन। देखो भाई, सबसे पहले अपना जो पॉइंट था ना 3rd नंबर का, उसमें लिखा है मेक क्वेश्चन प्रायोरिटी। इसमें हमने क्वेश्चंस की प्रायोरिटी बना ली कि हमें कैसे आंसर्स को लिखना है। अब इसमें हम कह रहे हैं कि अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट। देखो, अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन पेपर आता है तो आप एक पैटर्न फॉलो करो, पीछे से स्टार्ट करो या फिर फ्रंट साइड से स्टार्ट करो क्वेश्चन पेपर को। बट हमें लगता है कि क्वेश्चन हमें इतना ज़्यादा नहीं आता है, पर इतना अच्छा भी नहीं आता कि हम कंटिन्यूसली चल सकें। तो उस वे में क्या करना है, हमें जो भी ईजी क्वेश्चन है और जो भी हमें अच्छी तरीके से आते हैं, जो भी हमें वेल प्रिपेयर्ड है, उन आंसर्स को पहले लिखना है। उससे क्या होगा, जो भी हमने आंसर्स लिखे हैं
जो भी हमने आंसर्स लिखे हैं वो हमारे आंसर सही रहेंगे, तो जो भी चेकर रहेगा ना उसका एक माइंड इम्प्रेशन बन जाएगा, एक थिंकिंग बन जाएगी कि बच्चे ने आंसर सही लिखे हैं, तो इसी वे में वो चेक करता जाएगा। यानी कि वरना आप ऐसा करो कि एक आंसर हमें अच्छे से आता था, हमने उसे अच्छे से लिखा, फिर नेक्स्ट आंसर आधा अधूरा आता था, हमने उतना ही लिख दिया। तो ये चीज़ नहीं करनी है। इंप्रेशन हमें स्टार्टिंग से अच्छा रखना है कि जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर है, जो भी हमारा आंसर शीट है, हम अच्छे से जो भी करेक्ट वे में, करेक्ट सीक्वेंस में हम आंसर करते जा रहे हैं, ताकि जो सामने जो चेक करे उसमें गलत इंप्रेशन ना पड़े, प्लस वो कंफ्यूज ना हो कि ये बच्चा थोड़े एवरेज टाइप का ही है। ओके, फिर आता है अपना राइट करेक्ट क्वेश्चन नंबर। बहुत से बच्चे आंसर तो करेक्ट लिख के आते हैं भैया, लेकिन क्वेश्चन नंबर लिखने में उन्हें पता नहीं क्या आफत आ जाती है। जो भी हम क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं ना उसको करेक्ट लिखना है। और सबसे मेन चीज़, क्वेश्चन पेपर में हमें क्या मिलता है? क्वेश्चंस मिलते हैं। आंसर शीट में हम क्या दे रहे हैं? आंसर्स लिख रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना। अपनी जो आंसर कॉपी रहती है ना तुम लोगों की, एक मिनट, ये जो हमारी आंसर कॉपी रहती है, आंसर कॉपी के सेंटर में हमें डालना है आंसर नंबर 1 या 2 3 जो भी है, उसको डबल अंडरलाइन करेंगे, उसके नीचे से हम आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। कोने में मत लिखो कि आंसर 1 या क्वेश्चन नंबर 1। कोने में किसको सही से दिख रहा है? पेज फोल्ड होता है, कभी गलत फहमी हो जाए, रिस्क क्यों लेना? इसलिए पेपर के सेंटर में लिखो आंसर नंबर 1 और अपना आंसर परफॉर्म कर दो वहाँ पे। ठीक है, तो जो भी आंसर नंबर है हमें करेक्ट डालना है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो, अच्छे से देख लो हम कौन सा आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने गलत सलत डाल दिया। इसमें आते हुए पूरा सही करने के बाद जो है मार्क्स कट जाते हैं पूरे। ठीक है, उसके बाद आता है मेक यूज़ ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये आपके जो आंसर शीट है उसको प्रेजेंटेबल बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है। प्लस फ्लो चार्ट की हेल्प से हमें पता चल जाता है चेकर को कि जो भी आपने आंसर लिखा है उसमें क्या क्या पॉइंट्स रहने वाले हैं, उसको एक आइडिया मिल जाता है। तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाता है कि हाँ भाई इस बंदे को तो आता है आंसर। अगर तुमने थोड़ी बहुत भी मिस्टेक की होगी, मिस्टेक यानी कि थोड़ी जो वे ऑफ राइटिंग है या सेंटेंस प्रोफेशनली नहीं लिखा होगा, उसमें ही तुम्हें मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि उससे पता है तुमने मेन चीज़ें तो लिखी है ना। तो फ्लो चार्ट बनाओ। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, अगर होगा तो। हाँ, ये देखो, जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पूछा गया है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बनाया है। उसके बाद उन सारे जो भी हमने फ्लो चार्ट बनाया उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो यानी कि एग्जामिनर को पहले ही आइडिया लग जाएगा कि इसको एक आंसर आता है, उसने ये फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर दिया, उसके डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चेक करने में। ठीक है, उसके बाद आते हैं डोंट मेक एनीथिंग इन द क्वेश्चन पेपर, यानी कि डोंट मार्क, सॉरी, क्वेश्चन पेपर में कुछ भी मार्क नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी एग्जामिनर कह रहा है, जो भी यहाँ पे सुपरवाइजर रहेगा आपके एग्जाम हॉल में, वो हो सकता है आपको फंसाने की कोशिश कर, जानबूझ के तो नहीं फंसाएगा बेटा, उसकी ड्यूटी लगी है वहाँ पे, राइट। तो हो सकता है वहाँ पे अलाउड ना हो, वो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर बंधे होते हैं। तो ये भी आपका एक रूल है कि आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं लिखना है। क्वेश्चन पेपर नहीं लिखेंगे तो हम भूल जाएंगे। एक चीज़ हमेशा दिमाग में बिठा के रख लो, जो भी यहाँ आंसर शीट रहती है उसमें एक रफ कॉलम बनाओ। रफ कॉलम कहाँ पे बनाना है हमें? एट द एंड ऑफ द आंसर शीट। अब आप कहोगे रफ कॉलम तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में बना सकते हैं, जैसे अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, जहाँ तक केमिस्ट्री भी अपना थ्योरेटिकल ही रहता है, जहाँ तक मुझे इतना नहीं पता, पर हाँ ठीक है। तो रफ कॉलम अपन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में भी बना सकते हैं। क्या होता है, कभी कभी हम क्वेश्चन देखते हैं, हम एक्साइटेड हो जाए, अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो आता ही हमें, ये तो हम करके ही आएंगे, पर जब लिखने आते तब ठन गोपाल, हमको आंसर ही भूल जाते हैं। तो उसके की पॉइंट्स लिखो ना यार पहले पीछे। 20 मिनट्स में मत लिखना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 20 मिनट्स से क्वेश्चन पेपर अच्छे से एनालाइज करो। जैसे हमारा टाइम स्टार्ट होता है आंसर राइटिंग का, पहले पीछे वाला पेज निकालो, रफ कॉलम हेडिंग डालो वहाँ पे, और अपने जितने भी आपके की पॉइंट्स से जो आपको लगता है आप आंसर भूल सकते हो वहाँ पे लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पे मार्क करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कहते हैं मैनेज टाइम, डोंट लेफ्ट एनी क्वेश्चन, यानी कि जो भी क्वेश्चन पेपर हमें क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे अटैम्प्ट करना ही करना है। आप कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, भले आपको नहीं आता हो, थोड़ी छोटी इन्फॉर्मेशन भी हो ना, वहाँ पे लिख के आना, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे कुछ है, तुम लोग समझ गए। ठीक है, तुम लोग अच्छी तरीके से समझ गए। तो छोटी इन्फॉर्मेशन भी हमें लिख के आनी है, कुछ भी मत छोड़ना। हो सकता है तुम्हारे एमसीक्यूज, हो सकता है तुम्हारे अनसीन पैसेज वगैरह वगैरह में से तुम्हें आंसर्स मिल जाए। अच्छे से एनालाइज करो, इसलिए कह रहा हूँ 20 मिनट्स अच्छे से एनालाइज करना अपना क्वेश्चन पेपर, उसके बाद अटैम्प्ट करना। तो क्वेश्चन हमें कोई सा भी नहीं छोड़ के आना है। उसके बाद कुछ बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक्स क्या करते हैं? सिल्ली मिस्टेक करते हैं, तो गुस्सा आती है सही में। जो रफ कॉलम है, अपन जो आंसर परफॉर्म करें उसके साइड में बना दिया रफ कॉलम,
साइड में बना दिया, वहाँ पे हेडिंग नहीं डाली अपन ने कोई, बस कर लिया सॉल्व वहाँ पे, वो आपका फेयर वर्क माना जाएगा। वो जो फेयर वर्क है उसके साथ जो आपका रफ कॉलम है, दोनों को एक ही माना जाएगा। आपके मार्क्स वहाँ कट जाएंगे सही आंसर होने के बाद भी। इसलिए ये गलती कभी भी मत करना कि रफ कॉलम आपने आंसर के साइड में बनाया है। लास्ट पेज यूटिलाइज करो ना भाई पूरा, इतना सा भी काम करना, लास्ट पेज पूरा यूटिलाइज कर लो, तुम कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिखाई देता हूँ ना मैं आपको, ये देखो यहाँ पे भाई साहब ने रफ कॉलम यूज़ किया है, कट गए मार्क्स यहाँ पे, जबकि आपका आंसर सब कुछ सही है। यहाँ पे आपने हेडिंग बीच में डाली, यहाँ पे सब कुछ सही है, रफ कॉलम आपने बीच में यूज़ कर लिया। क्यों भैया, इतनी सिली मिस्टेक सही में क्या बताऊँ मैं, 12th क्लास के बच्चों, 10th क्लास को इतनी सिली मिस्टेक मत किया करो, ठीक है। रफ कॉलम के लिए अलग से एक पेज बनाओ। फिर आता है अपने, ये देखो जैसे ये इंग्लिश का एक आंसर शीट है जिसमें पोस्टर राइटिंग करनी है अपन को। पोस्टर राइटिंग में यहाँ पे अपना डब्बा शुरू है, यहाँ से ये, और यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। पोस्टर के बाहर ही अपन लिख रहे हैं क्या है भाई, अपना जो पोस्टर मेकिंग होता है ना भाई, अपना जो फॉर्मेट होता है बॉक्स के अंदर बनाया जाता है। मैटर नहीं आ रहा उसको नीचे घुसेड़ दो, नीचे लिख दो, लेकिन ये क्या बाहर लिख रहे हो तुम, एक पैटर्न फॉलो करो। इससे ये सिली सिली मिस्टेक है जो तुम लोग के बहुत सारे मार्क्स काट सकती है और इंप्रेशन भी बहुत डाउन करती है। तो इन छोटी छोटी मिस्टेक्स का ध्यान रखो तुम लोग, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब करना क्या है, यूज़ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। अब मैं ऐसा कह नहीं रहा कि तुम लोग कंप्यूटर वाली टाइप राइटिंग वहाँ पे लिख के आओ, नहीं। राइटिंग ऐसी लिखो जो भी तुम्हें अच्छी राइटिंग है, वेरी गुड, नहीं है अच्छी कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, पर जो भी तुम लिख रहे हो वो सामने वाले को समझ में आ जाए, इतना ऐसा लिख के आ जाओ बस। सामने वाला और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो जो भी तुम लिख के आ रहे हो इतनी साफ सुथरी तरीके से लिख के आओ कि सामने वाला समझ जाए, उससे गलत फहमी ना हो, ये तुमने ई बनाया है, आर बनाया है, या कुछ भी तुमने लेटर लिखा है वो उसका कहना क्या चाह रहे हो तुम कुछ गलत वर्ड ना समझ ले। इसलिए जो भी लिख रहे हो नीट एंड क्लीन तरीके से लिख के आओ। फिर आता है अपना अंडरलाइन हेडिंग्स। जो भी अपनी हेडिंग्स रहती है उनको अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करोगे तुम्हारी हेडिंग्स पहले से विजिबल रहेंगी। तुम उस आंसर में एक्सप्लेन क्या कर रहे हो, उसी की तो हेडिंग है ना वो, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा तुमने उस कॉन्सेप्ट में क्या एक्सप्लेन किया है, तुम्हारे क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर आता है प्रॉपर आंसर नंबरिंग। अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आंसर नंबर आपको सही डालना है। फिर आता है हाईलाइट कीवर्ड्स, यानी कि जो भी आपके आंसर के बीच में कीवर्ड्स है ना, जो कि मेन आपके आंसर को दर्शा रहा है, जो आपके आंसर में मेन चीज़ें उनको अंडरलाइन कर लो, उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा। वहाँ पे जो भी एग्जामिनर है उसको चेक कर लेगा, उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसको समझ में आ जाएगा आपने पूरा अच्छा जो मेन ज्ञान है वहाँ पे पेल दिया है, तो आपका जो भी आंसर है वहाँ पे चेक हो जाएगा। फिर आता है लेबल डायग्राम्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बच्चे इसी में गलती करते हैं। डायग्राम बना के आ गए, डायग्राम में हो क्या रहा है, वहाँ पे कहानी क्या है, वो हमें कोई मतलब नहीं है, हम डायग्राम बना के आ गए, ये कभी मत करना। जो भी हमारा डायग्राम रहता है ना उसको प्रॉपरली लेबल करो, उसको में बताओ कि वो मतलब उस डायग्राम में हो क्या रहा है, प्लस जिस चीज़ का डायग्राम है उसका नाम तो लिख के आओ भाई पहले। जैसे अपन इकोनॉमिक्स में बात करें, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम बनाते हैं, फेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का बना के आ जाते हैं, या फिर 2 सेक्टर मॉडल का बना के आ जाते हैं। डायग्राम पूरा बना, किस चीज़ का बना उसके भैया नामकरण करके आना है अपन को, ऐसे खाली मत छोड़ के आना, ठीक है। नामकरण कर दिया, उसमें हो क्या रहा है वो बताना है। अब डायग्राम जो भी अपन बनाते हैं, क्वेश्चन में पूछा है जैसे एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो तुम क्या बता रहे हो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बता रहे हो ना भाई। तो सबसे पहले ये अपनी आंसर शीट है, यहाँ पे तुमने बनाया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, रुको मैं 1 मिनट, चलो यहाँ पे देख लो, ये तुमने बनाया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम, ठीक है। मान लो ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। डायग्राम बनाया, उसके नीचे तुम्हें उस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। क्यों, क्योंकि तुम एक्सप्लेन क्या करो, क्वेश्चन में ये पूछा ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, उसका डायग्राम के साथ समझाओ, तो पहले तुम डायग्राम तो बनाओ, तुम डायग्राम को ही एक्सप्लेन कर रहे हो। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन लिख दिया, उसके बाद लास्ट में डायग्राम बन रहा है अपना, नहीं। और डायग्राम बनाने में कंजूसी बिल्कुल मत करना, हाफ या हाफ से एकदम जरा सा कम पेज यूटिलाइज करो डायग्राम बनाने में, ताकि नीट एंड क्लीन और अच्छा दिखे वो डायग्राम। कोई बच्चे छोटे छोटे डायग्राम बना के आ जाते हैं, पता नहीं क्या मजा आता है उसमें। तो पहले डायग्राम बनाओ, उस डायग्राम को अच्छे से लेबल करो, उसका नामकरण करो, उसके बाद उस डायग्राम में हो क्या रहा है, उस डायग्राम में समझाने की कोशिश की गई है, उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करो। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको जो आंसर शीट है उसके साइड में आपने डायग्राम बनाया हो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चल रहा है अपना, ठीक है। तो डायग्राम्स को अच्छे से लेबल करना है और सबसे टॉप पे बनाना है। फिर अपना राइट न्यू क्वेश्चन नंबर फ्रॉम न्यू लाइन।
जो भी अपना नया क्वेश्चन नंबर रहता है, जो भी हम नया आंसर अटैम्प्ट कर रहे हैं, उसको एक नए पैराग्राफ से नई लाइन से स्टार्ट करो। बेसिकली अगर आपकी आंसर शीट में इतनी सी भी जगह बची हो ना, छोड़ दो उसको, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो। नए क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने वाले उसको थोड़ी सी इज्जत दे दो यार। नए पेज से स्टार्ट कर लो, क्या हो जाएगा? आधा पेज बच रहा है, वहाँ से स्टार्ट करो ना। फिर आप अगर आधा पेज बचा है तो स्टार्ट करो, अगर जरा सी भी जगह बच रही तो आप नेक्स्ट पेज पे स्विच करो। उस आंसर को भी इज्जत दो ताकि वो अच्छे से प्रेजेंटेबल दिख सके। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं अपन। फिर आता है क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है। कटिंग या फिर ओवर राइटिंग। जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें, क्वेश्चन पेपर कह रहा हूँ, जो भी हमारा आंसर शीट रहती है उसमें हम आंसर्स लिखते हैं। अब आंसर्स में कुछ गलत हो जाता है, हम क्या करते हैं, उसको पूरा अच्छे से यूं जैसे कटिंग ही लिखते हैं ना। ठीक है, ये कटिंग है। अब हमने गलत स्पेलिंग लिख दी, जो मेरा COG जैसा लग रहा है। अब हमने उसको ऐसे काटेंगे, हमने पूरा उसकी अच्छे से कलरिंग कर दी। नहीं, वो टाइम तो बहुत है, हम पूरा कलर करके आएंगे। नहीं, ये चीज़ें मत करके आया करो। एक सिंपल सा छोटा सा कट मार दो, खत्म हुई बात, आगे कंटिन्यू करो आंसर। वो जो तुम गुदागादी कर देते हो ना, वो बहुत गंदा लगता है, और वही आपके आई कैचिंग बन जाता है चीज़। जो आप दिखाना चाह रहे हो मेन आंसर, वो ना दिख के आपका जो भी कटिंग वाला पार्ट रहता है वो हाईलाइट होने लगता है, उससे आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें मत करो, और ओवर राइटिंग मत किया करो कि ये कटिंग लिखा, उसके ऊपर भी उसी के ऊपर हमने सही से स्पेलिंग लिख दी कटिंग। इससे क्या होता है, जो हमने ऊपर आंसर लिखा है, ऊपर वाली लाइन है और जो नीचे वाली लाइन है, उसके बीच में जो हमारी ओवर कटिंग हो जाती है ना, वो समझ में नहीं आती, और कोई इतना वहाँ पे ध्यान नहीं लगा रहा कि तुम कोई स्पेशल, तुम्हारे आंसर शीट को स्पेशली देखा जा रहा है कि भाई साहब ने क्या लिखा है। भाई साहब बहन जी दोनों, आई एम इक्वली फॉर बोथ ऑफ देम। तो जो भी ओवर राइटिंग है, कटिंग है, उसको मत किया करो। फिर आता है अपना सिंगल लाइन कट। हाँ, सिंगल लाइन कटिंग करनी है आपको, ये करना है, नॉट डू में मत कर देना इसे। फिर आता है ब्लू पेन प्रिफर्ड। MP बोर्ड में हम बेसिकली ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हैं, पर CBSE में सिर्फ ब्लू पेन प्रिफर करना, उसमें ब्लैक पेन का बिल्कुल यूज़ मत करना, हमें रिस्क नहीं लेना है। वैसे MP बोर्ड में भी अगर आप ब्लू पेन ही प्रिफर करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ब्लू पेन और पेंसिल। ठीक है, पेंसिल से याद है मुझे, स्केल, पेंसिल, शार्पनर, रबर, जो भी चाहिए भाई तुम लोग को अपने मटेरियल लेके जाना। वहाँ पे ऐसा नहीं कि जो भी हमारा पाउच है हम उससे बना रहे हैं, बॉटल से बना रहे हैं, बहुत नीच हरकतें रहती मत किया करो। अपना पूरा स्टडी मटेरियल वहाँ पे, जो स्टेशनरी मटेरियल लेके जाना, स्टडी मटेरियल नहीं, स्टेशनरी मटेरियल लेके जाना, जो भी तुम्हें ज़रूरत पड़े। फिर आता है डोंट टीयर पेज ऑफ आंसर शीट। यानी कि कुछ बच्चे महान होते हैं, बहुत महान हस्तियाँ होती हैं हमारे देश में, बहुत ज़्यादा महान हस्तियाँ हैं। क्या करते हैं, आंसर गलत हो गया, पेज फाड़ दिया। पेज फाड़ोगे, सबसे पहले तो वहाँ पे जो तुम्हारा आंसर शीट रहेगी वो उसमें समझ में आ जाएगी पेज गायब है, प्लस जो भी वहाँ पे सुपरवाइज़र रहेगा वो तुम्हें पकड़ लेगा और फिर तुम्हारे खिलाफ कोई भी एक्शंस लिए जा सकते हैं। आंसर गलत हो गया, कोई बात नहीं, एक कट मारो, आगे पेज पे कंटिन्यू करो, इतना हेडेक लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कुछ कुछ महान हस्तियाँ होती हैं कि पेज फाड़ दिया, या फिर पेज नहीं भी फाड़ते, चलो मैंने मान लिया, पर कुछ होता है कि गलती से पेज फट गया, लिखते लिखते पेज टर्न करे थे फट गया। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है अपन को। ओके, फिर आता है अपना डोंट यूज़ वाइटनर। वाइटनर का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना, मैं 1000 बार बता रहा हूँ। वहाँ पे जो भी आपका आंसर है तो पूरा कट हो जाता है, वहाँ पे जो सुपरवाइज़र होता है आपको बहुत भयंकर तरीके से टोक सकता है कि आप वाइटनर का यूज़ क्यों कर रहे हो। बोर्ड्स के एग्ज़ाम में या फिर हमारे नॉर्मली स्कूल्स में एग्ज़ाम में भी वाइटनर का यूज़ नहीं होता है। आंसर गलत हो रहा है, सिंपल सा कट मारो, आगे बढ़ो, वाइटनर का यूज़ मत करना, चौक मत घिसना उस पर। ठीक है, तो वाइटनर अवॉइड करना है। फिर कुछ महान हस्तियाँ होती हैं, वापस हमारे पास 2 क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में, और एक मतलब लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 2 आया है, उसमें और वाला भी दिया अपन को। अब हमें दोनों क्वेश्चन आते हैं, या फिर हमें आते हैं दोनों, हाँ दोनों क्वेश्चन आते हैं, फिर हम करते हैं क्या, दोनों ही लिख देते हैं। जो भी एग्जामिनर को ज़्यादा सही लगेगा वो चेक कर लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो भी तुमने आंसर शीट में सबसे पहला वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया ना, उसको ही चेक किया जाता है। और अगर तुमने दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट किया ना, सामने वाले का दिमाग खराब होगा, दोनों क्वेश्चन काट देगा। जब वहाँ क्लियरली आपको लिखा गया है कि और है, मतलब आप या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला अटैम्प्ट करो, तो एक करो ना यार भाई। तो जो भी आपके आंसर रहेंगे उसमें जो भी आपको पूछा गया है, दोनों ऑप्शंस दिए गए, उनमें से कोई एक ही अटैम्प्ट करना है। और आपको फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करना है अपने एग्जाम से। फ्लो चार्ट यानी कि कोई भी हम थ्योरेटिकल आंसर लिख रहे हैं, उस आंसर से पहले हमने उससे रिलेटेड कुछ फ्लो चार्ट बना दिया, क्लाउड वे में बना दिया, बॉक्स में बना दिया, यानी कि प्रोसेस दी गई है तो हमने एरो वे में बना दिया। फ्लो चार्ट आप बनाओगे, आपका जो पेपर है वो आंसरेबल होगा। प्लस जो भी हम अपने आंसर्स लिख रहे हैं, आंसर्स लिखने के बाद हमें उसे पेंसिल से क्लोज करना है। क्लोज कैसे करना है मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको। जो पीछे आंसर शीट्स दिखाई थी कुछ इस तरीके से,
यहाँ पे हमें डबल अंडरलाइन से जो भी अपना आंसर है उसको क्लोज करना है। इससे क्या होता है, जो भी हमारा आंसर है हमें पता चल जाता है वो कंप्लीट है, इसके आगे कुछ नहीं है, प्लस एक प्रेजेंटेबल भी बन जाता है। हमारे पास ज्ञान पूरा है यार, लेकिन हमें उसे प्रेजेंटेबल बनाना है ना, कि सामने वाला देख के हाँ भाई क्या कॉपी है ये, उसने हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से लिखी, हर एक चीज़ अच्छी तरीके से हाईलाइट है, सब हेडिंग्स अच्छी तरीके से अंडरलाइन है, उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस जो भी तुमने लिखा है मेन कंटेंट उसे दिख गया, उसने वहीं के वहीं चेक कर दिया, तुम्हें अच्छे खासे नंबर मिल गए, बात ख़त्म। नॉलेज हमारे पास पूरा है, बस हमें उसे अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो एट द एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हो सकता है हमारी तरफ से आपके पास कुछ नई चीज़ आए बहुत जल्दी यूट्यूब पे, इसी यूट्यूब पे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12th के लिए। बाकी आप सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आपकी जो भी बोर्ड्स एग्जाम्स हैं उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, कॉन्फिडेंट रहना, ओवर थिंकिंग ज़्यादा मत करना, जो भी हमने पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है। क्वेश्चंस देख के एक्साइटेड मत होना कि अरे भाई ये क्वेश्चन आता है, या फिर जो क्वेश्चन नहीं आते उसको देख के डिप्रेस मत होना। जो भी तुमने पढ़ा है ठीक है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा, एंड में देखेंगे हम उसे। जो आता है हम पहले उस पर फोकस करना, उसके लिए क्यों दिमाग ख़राब करना। जो क्वेश्चंस नहीं आता हम एंड में जुगाड़ करेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आएगा। और जैसे कि मैंने कहा है, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करो तुम लोग, अच्छे से प्रिपरेशन करो, जो भी तुम्हारे पेरेंट्स हैं उनका आशीर्वाद लेके जाओ और अच्छे से अपना पेपर दे के आओ। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।